जीएस का जितना क्वेश्चन है ना, जितना लिख लेने के बाद जब मैंने इसको ट्रैक किया तो इसमें 80% क्वेश्चन सैनिक एचयू में पूछा गया है। जब लिख लेने के बाद मैं सर्च कर रहा था, इसका बुक अनिक के बुक से मैं मैच कर रहा था, तो 2018, 2019, 2020 में क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। 80% क्वेश्चन आप लोगों को इसी टाइप का प्रिपेयर किया जा रहा है कि क्वेश्चन घुमा के पूछें, इसको रटे मत मारिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गैस फाउंड इन बैलून, है ना। ये आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है बैलून में कौन सा गैस भरा जाता है, वो वाला बैलून नहीं जो मुंह से क्या जाते हैं बाटे में, ठीक है ना, जो सिलेंडर से भर के जो आप लोग छोड़ते हैं तो काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, कूद जाता है, ठीक है। अगर इसको पूछा जाए, आपसे मैं पूछूं कि कौन सा गैस भरा जाता है, आप तो रट्टे मारे हैं, आप बोल दीजिएगा हीलियम गैस। लेकिन हीलियम ही क्यों, अगर पूछ दिया जाए कि बैलून में हीलियम गैस ही क्यों भरा जाता है, इस क्वेश्चन को पलट दिया जाए, ये पूछ दिया जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, है ना, छोड़ दीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा ना। तो कब होगा, कैसे कर सकते हैं, जब उसकी पूरी डिटेल जानिएगा तब, ठीक है। अब बात करते हैं हीलियम की, ठीक है। हीलियम एक एलिमेंट्स का नाम है, गैस, जो कि गैस स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है, गैस के स्टेट। स्टेट ऑफ मैटर पढ़िएगा तो मैटर के 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसी में का एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है हीलियम, ठीक है। हीलियम का प्रॉपर्टी जो होता है, हीलियम का प्रॉपर्टीज ये होता है या कैरेक्टर ये होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब इसका रीज़न ये होता है कि वो न्यूट्रल होता है। वो कहते हैं कि भैया हम आपसे बात कुछ नहीं करते हैं, हम सब कुछ मेरे पास है, हमें सब्जी घटेगा या नमक नहीं घटेगा या तेल नहीं घटेगा, हम न्यूट्रल है, डोंट हैव नीड ऑफ एनी सपोर्ट फ्रॉम योर साइड या एनी साइड। कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में इसको कि वो ना तो हीट के साथ रिएक्शन करता है और ना लाइट के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्ट करता है, ना तो हीट के साथ और ना ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है। तो हम बैलून को क्या करते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं तो कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ। आपको जैसे कि पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे, ठीक है, जनरल भाषा में, वैसा नहीं कि स्पेस में चले जाए, तो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो तापमान बढ़ेगा तो बैलून जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम उसमें हीलियम गैस भरते हैं कि वो उस पर हीट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हीट का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, जो बिजली गिरता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, उससे भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया क्यों भरते हैं, तो वो नॉन रिएक्टिव होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, किसी के साथ अपना साझा नहीं करता है, साझेदारी नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा हीलियम गैस कहीं और भी भरा जाता है क्या, हीलियम गैस इसके अलावा भी कहीं भरा जाता है। आंसर होगा हाँ, कहाँ पे, बल्ब होता है उसमें हीलियम गैस होता है, ठीक है, ट्यूबलाइट होता है उसमें हीलियम गैस होता है। और क्यों होता है कि बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात होगी हीट होगा, गर्म होगा ना। गर्म होने के बाद भी वो रिएक्टिव नहीं होता है, हीलियम रिएक्टिव नहीं होता है, जिससे हमारा बल्ब सेफ रहता है, ठीक है ना। इसलिए हीलियम गैस बल्ब में भी भरा जाता है, ट्यूबलाइट में भी भरा जाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और किसी को इसमें कुछ पूछना है? CO2 अब शुरू किया तो वही से फर्स्ट पूछा गया, ब्लैक सॉइल ऑल्सो नॉन एज, मिट्टी अलग अलग तरीके की होती है, उसी में एक ब्लैक सॉइल होता है, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ये पूछा गया इसमें रेगुलर सॉइल। आंसर इसका क्या होगा, रेगुलर सॉइल। रेगुलर सॉइल क्यों, ब्लैक सॉइल जो होता है वो कपास को उगाने के लिए अच्छा होता है, कपास के लिए सही होता है, उसको हम मल्टी सॉइल भी कर सकते हैं, उस पर कोई भी क्रॉप्स हम उगा सकते हैं। रीज़न क्या है इसका कि ब्लैक सॉइल के पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल को हम मल्टी क्रॉप सॉइल इसलिए कहते हैं कि, या रेगुलर सॉइल इसलिए कहते हैं कि उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि नमी बनी रहती है। उसमें कोई भी क्रॉप्स उगा सकते हैं, गेहूँ भी उगा सकते हैं, ठीक है, कपास भी उगा सकते हैं, चने भी उगा सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या, काली मिट्टी बहुत जगह होता है, ठीक है।
तो कहा था तो कोई भी उसमें क्रॉप्स उगा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, अब रीजन अगर पूछा जाए कि क्यों रेगुलर सॉइल क्यों कहते हैं, तो आंसर उसका क्या करेंगे हम, उसका आंसर ये होगा कि उसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है, ज़्यादा। ठीक है ना। रेतीली मिट्टी है, रेत वाली, उस पर आप 10 बोतल पानी डाल दीजिए, 10 मिनट अगर धूप लगा तो क्या होगा, वो सूख जाएगा। वही काली मिट्टी पे अगर डाल दीजिएगा तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, उसके मॉलिक्यूल काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया। स्पेस सेंटर क्या है पहले ये जानिए। स्पेस सेंटर है, स्पेस सेंटर होता है ये स्पेस के बारे में जहाँ हम रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं कि आखिर स्पेस है क्या, मतलब इस प्लेनेट को छोड़ के दूसरे प्लेनेट के बारे में अगर सोचना है तो उसके बारे में हम रिसर्च कहाँ से करेंगे, तो स्पेस सेंटर होता है। हर देश का अपना स्पेस सेंटर है, तो इंडिया के स्पेस सेंटर का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक है, सेंटर है या ऑर्गेनाइजेशन बोलिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इसरो। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। कौन सा स्टार है जिसको इवनिंग में भी देखते हैं हम और मॉर्निंग में भी देखते हैं, ठीक है, वीनस। तो होता है वीनस। रीजन क्या है कि जैसी सूर्यास्त होता है तब देखिएगा आसमान में तो ब्राइटली चमकने वाले जो ब्राइट चमक रहा होगा वो वीनस होता है। सुबह में भी जब आप उठिएगा 4-5 बजे, मतलब अंधकार खत्म होने से पहले हल्का अंधकार होना चाहिए, तो उस समय भी जो स्टार चमकता हुआ दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम, वीनस। वीनस। ठीक है, अब कह रहा है कि द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड। ठीक है, मान लीजिए कि ग्लोब है, ग्लोब हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ग्लोब है क्या, ग्लोब क्या है, व्हाट इज ग्लोब, मॉडल ऑफ अर्थ। क्या किया गया, अर्थ को समझने के लिए कि कितने पार्ट पे वाटर है, कितने पार्ट पे सॉइल है, लैंड है, ठीक है, उसको समझने के लिए ग्लोब बनाया गया, उसका एक मॉडल बना दिया गया। ठीक है ना, जैसे कि आप इंडिया का मैप देखते हैं तो पूरा इंडिया को उसको चिपकाया तो नहीं गया ना, उसको समझने के लिए कि उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, समझने के लिए मैप बनाया जाता है। वैसे एक मॉडल बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब कहते हैं। ठीक है, अब इमेजनरी लाइन इसमें लिखा होता है। इमेजनरी लाइन का मतलब ये होता है कि हम इमेजिंग करते हैं। अर्थ पे कोई लाइन खींचा नहीं गया है, अर्थ पे कोई लाइन खींचा गया है क्या ना, या इंची टेप से नाप सकता है क्या पूरा वर्ल्ड को, नहीं ना। तो एक इमेजनरी लाइन हम खींचते हैं, मतलब इमेजिंग करते हैं कि अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो अर्थ क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट में बट जाएगा, यानी कि इसको क्या कहते हैं, अगर सर्कल पड़े तो सेमी सर्कल इसको बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, राइट। तो एक इमेजनरी लाइन है। अब इमेजनरी लाइन बीच से काटने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए यहाँ भी और एक पॉइंट होना चाहिए यहाँ भी। तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम नॉर्थ पोल और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, साउथ पोल। पोल। ठीक है, और पोल को आसानी से अगर समझना है तो एक बॉल ले लीजिए, हथेली पे एक बॉल लीजिए, जो पार्ट आपके हाथ को टच कर रहा है बॉल को, बॉल कौन होता है, उसको साउथ पोल बोलते हैं, और उसके बिल्कुल सेंटर ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ पोल। आप लोगों को पता है कि अर्थ रोटेट भी करती है, ठीक है, तो इसको हम रोटेट करते हैं, हो सकता है कि रोटेट हो गई ये कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। रोटेशन के बाद यहाँ जो पड़ रहा है उसको नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन मतलब दो एक अर्थ के बीच से गुजरने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वा पढ़े है ना, इक्वल, इक्वा वर्ड से बनता है। इक्वा मतलब क्या, बराबर। एटर मतलब दो साइड में डिवाइड करना। तो उसको क्या कहते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। समझ में आया? ठीक है, इक्वेटर। अब आ जाइए, द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाय। ठीक है, कोई भी स्पेस से जुड़ा हुआ प्रोग्राम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पास करती है तो उसको रेगुलेट कौन करता है या उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो वो करता है वहाँ का स्पेस सेंटर। जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं वो उसको
कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इसरो का कोई प्रोजेक्ट है, इसरो का कोई प्रोजेक्ट है, कह रहे हैं कि हम एक सैटेलाइट ऐसे लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो अपने प्रोजेक्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया कि हम एक ऐसा सैटेलाइट बनाना चाह रहे हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट में हम उसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इंटरनेट की जो फ्रीक्वेंसी है तेज़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब इंटरनेट का जो फ्रीक्वेंसी है तेज़ हो जाएगा और बहुत जल्दी वो अपडेट देगा, मतलब काफ़ी तेज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4G 3G 2G सब होता है। ठीक है, उसने प्रोजेक्ट किसको भेज दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बता दिए कि सर इसमें ना खर्चा जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 200 करोड़ का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इस प्रोजेक्ट को देखेगी, फिर जिस टीम ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है उस टीम के साथ वो मीटिंग करेगी कि क्या ये सही में संभव है, उसको समझेगी नज़दीक से, अगर ईमानदार गवर्नमेंट है तो। ठीक है, क्योंकि वो फायदे का है, अपने देश की डेवलपमेंट भी है। फिर वो कहेगा कि ठीक है, ये वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि ठीक है ये सैटेलाइट लॉन्च करना ठीक रहेगा, हमारे फायदे का है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएगा ये प्रोजेक्ट कि भैया आपके पास उपलब्ध है 200 करोड़ रुपये है क्या, इस पर खर्च किया जा सके। अब ये डिसाइड करेगा कि हाँ ये हम दे सकते हैं कि नहीं। तो इसमें भी दो चीज़ हो सकता है कि एक बार कर सकता है कि नहीं भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बहुत गरीबी है अपने देश में, ठीक है, बहुत भुखमरी है, तो हम ये पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो टीम के मेंबर है वो अगर ईमानदार है तो कहेंगे ठीक है सर हमें एक बार में चाहिए नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, ताकि इंस्टॉलमेंट मतलब उतना पैसा दे दीजिए जिससे 6 महीना काम हो जाए, फिर उतना पैसे दे दीजिए आगे वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, अब इस पर कितना लग गया? 200 करोड़ रुपीज़ लग गया। ये फिक्स नहीं है कि ये सक्सेस हो, 50-50 चांस सक्सेस हो भी सकता है, सक्सेस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसा भी चंद्रयान वाला था 100% सक्सेस नहीं हुआ, तो जितने उस पर खर्च है क्या हुआ? बर्बाद हो गया। अब गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट में एक से एक पॉलिसी मेकर है, तो 200 अगर सक्सेस हुआ तो 200 करोड़ रुपये तो उनको रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए क्या करेंगे? जो छोटे छोटे कंट्री है जो अपना सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, तो उसी चीज़ कर सकते हैं, उनसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे सर हम ऐसा करना है, सैटेलाइट लॉन्च करना है जिसकी ये प्रॉपर्टीज है या ये इससे बेनिफिट है, आप इस पर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, हमारे साथ अगर आप शेयर करते हैं तो हम इस पर पैसे लगाते हैं। तो वो भी क्या करता है, वो क्या करता है, इस पैसे को डिवाइड कर देता है अलग अलग देश पार्ट में, अलग अलग अमाउंट में, और वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर लेता है। तो जो भी स्पेस से जुड़ा हुआ प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट या मॉनिटर कौन करता है? वो करता है उस कंट्री का स्पेस रिसर्च सेंटर। इंडिया के स्पेस रिसर्च सेंटर का क्या नाम है? इसरो। चलिए उसका भी हो गया। अब आ जाइए, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन वेस्ट जेकब। ठीक है, अब न्यूक्लियर, इसके पहले ये जाने कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है। अभी तक जो भी हम लोग बिजली यूज करते हैं अपने देश में, मोस्टली बिहार में, क्योंकि बिहार का जो सरफेस है अर्थ का वो समतल है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे डैम नहीं बनाया जाता। डैम बनाने के लिए पहाड़ी एरिया चाहिए, वहाँ से नदी गुजर रही हो, तो उसके पानी को हम क्या करते हैं डैम में कन्वर्ट, उसको डायरेक्शन को चेंज करके डैम में स्टॉक कर लेते हैं, फिर उससे बिजली बनाते हैं। ठीक है, अपने यहाँ जो बिहार में बिजली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये बन रहा है कोयले से, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। कोयला को लिया, उसके बाद हज़ारों लाखों टन, उसको फिर पाउडर के फॉर्म में चेंज किया जाता है, उसमें लेबर की जरूरत होती है, उठाने में, डालने में, फिर उसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद फिर स्टीम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है, फिर उसे घुमाया जाता है टर्बाइन को, और उसे डायनामो वगैरह के हेल्प से बनाया जाता है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जापान गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडिया में जो पहले जो लगाया गया वो लगाया गया था बुलंदशहर, एक यूपी में, उत्तर प्रदेश में जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश है। उसका नाम है नरोरा। क्या नाम है उसका? नरोरा। समझ गए? क्लियर हो गया? अब आ जाइए, विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर। कौन सा बीमारी है जो गंदा खाना खाने या गंदा पानी पीने से फैलता है? ठीक है, वो बीमारी का नाम है कलरा।
कमरा, हाँ ठीक है। गंदा पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर जाता है, किडनी क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर गंदा है वो पानी तो किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, ठीक है। गंदा खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो किसको ट्रांसफ़र कर देता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कोशिश करता है कि उसको या तो डाइजेस्ट करें या फिर बाहर निकाल दें। तो करना में ये होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में। डिहाइड्रेशन होने का रीज़न क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब पहले समझिए, लॉस ऑफ वाटर, उसको क्या बोलते हैं आप, लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो वोमिट होगा यानी उल्टी होगा या फिर लूज मोशन होगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब ये होता है तो हमारे बॉडी से पानी निकल जाता है और उसमें फीवर भी हाईली ग्रेड फीवर होता है, जिससे चांसेज होता है डेथ रेशियो बढ़ जाता है, मतलब चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अगर प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट ना मिले तो आदमी मर भी सकता है, ठीक है। तो गंदा खाना खाना या गंदा पानी पीने से जो बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं कमरा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जीएस कंप्लीट हो गया। ये कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। हर 2 दिन के बाद आपको 10 क्वेश्चन का रिवाइज करवा दिया जाएगा जीएस का, 10 क्वेश्चन जीके का, ठीक है। ये जैसे आप लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद रीजनिंग का शुरू होगा, ठीक है। रीजनिंग वाला आप लोग कंप्लीट करेंगे, बाकी मैथ साइंस आप लोग का जो सिलेबस है वो तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। शुरू कीजिए मैथ।